गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। चाचा की एक्सीडेंट में मौत, क्या भतीजे भतीजी को मिलेगा एक्सीडेंट में मुआवजा? सेक्शन 166 एमबी एक्ट आज के हमारे वीडियो का यही टाइटल है। अक्सर मोटर एक्सीडेंट दावों में एक बड़ी ही गंभीर स्थिति देखने को सामने आती है कि यदि कोई एक संयुक्त परिवार है, दो भाई हैं, एक ही संयुक्त परिवार में रह रहे हैं और एक भाई की मृत्यु हो जाती है और उसकी 5 संतानें हैं और वो पूर्ण रूप से उनके चाचा पर आश्रित हैं। बचपन से लेकर चाचा के द्वारा ही उनका भरण पोषण किया जा रहा है, स्कूल का, दवाई का, इलाज का पूरा खर्च उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। मतलब चाचा ही उनके पिता के समान उनका जो है कि पालन पोषण करते हुए परिवार में उनको साथ लेकर चल रहे हैं। और ऐसी स्थिति में यदि अचानक उन चाचा की एक्सीडेंट दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो क्या ये चाचा के ऊपर जो एक्सीडेंट क्लेम लगाया जाएगा, वो अधिकार सिर्फ क्या उनकी पत्नी, बच्चों और माता पिता का होगा? क्या भतीजे भतीजी को बिल्कुल अधिकार नहीं होगा कि वो उन पर क्लेम लगा सकें? ऐसी स्थिति में क्या भतीजे भतीजी भी पूरी जो मुआवजा राशि जैसे अन्य लोग हैं प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस प्रकार की समस्या का सामना अक्सर हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी, आश्रित होने पे निर्भर होने से संबंधित एक हमारा ये प्रश्न है आज के वीडियो में। बीमा कंपनी के वकील अक्सर ये डिफेंस लेकर आते हैं कि भतीजे भतीजी उत्तराधिकारी नहीं हैं और ये आश्रितों के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन देश का सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में क्या कहता है? आज कुल 8 जजमेंट इसी मुद्दे पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जजमेंट्स के नाम मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं और आगे चलकर उनकी थोड़ी सी संक्षिप्त व्याख्या भी मैं आज के वीडियो में करूंगा। ये 8 जजमेंट इसी बात से संबंधित है कि आश्रित मुआवजा पाने के अधिकारी हैं। कौन सर? आश्रित। आश्रित मतलब डिपेंडेंट। और इसमें इसकी जो व्याख्या की गई है, इन जजमेंट्स में ये बताया गया है कि वो उनका उत्तराधिकारी मतलब उनको कानूनी वैधानिक प्रतिनिधि का दायरा सीमित नहीं किया जाएगा, जैसा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के उपधारा ग में बताया गया है कि मृतक की ओर से उनके कानूनी प्रतिनिधि दावा पेश कर सकते हैं। और अक्सर ये दलील दी जाती है कि ये जो भतीजे भतीजी हैं उनके कानूनी प्रतिनिधि नहीं है। तो इसके दायरे को भी इसमें विस्तार से समझाया गया है कि उसके कानूनी प्रतिनिधि के दायरे को संक्षिप्त रूप में नहीं देखा जाएगा कि ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रथम श्रेणी के वारिस होना चाहिए। इस प्रकार के दायरे से इसको मुक्त किया गया है। ये जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बड़े महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं और हमारे आज के वीडियो के टाइटल से संबंधित है। कुल 8 जजमेंट सर मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें नंबर 1 है गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम रमन भाई 1987। दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम वीरेंद्र 2020। और तीसरा जजमेंट है सर एन जयश्री बनाम चोल मंडलम एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2021। और चौथा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानूराम 2018। और पांचवा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है, सॉरी सर, चौथा हमारा हो गया, पांचवे के बाद छठा आएगा हट्टंड गढ़ी बनाम पेस्ट कंट्रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1995। और सातवां आएगा किशन गोपाल बनाम लाला 2014 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और उसके बाद आएगा आठवां प्रणय सेठी 2017 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये जजमेंट्स हमारे वीडियो से ही संबंधित हैं। और अब आपको मैं आगे की जानकारी सर डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा। ये सभी जजमेंट्स मैंने डिजिटल ई बुक में उनकी संक्षिप्त व्याख्या के साथ लिख रखे हैं। ये सारे जजमेंट्स एक ही बात की ओर इंगित करते हैं कि इसमें प्रश्न ये उठता है सर हमारा कि आखिर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 की उपधारा 1 की उपधारा ग के तहत कौन कानूनी प्रतिनिधि हैं, कौन क्लेम याचिका पेश कर सकते हैं? क्या इसका दायरा काफी सीमित होगा? जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, मैंने आपको बताया था कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट का पेरा क्रमांक 61 के उप पेरा क्रमांक 8 को यदि हम देखेंगे तो इसमें उस समय 2017 में मात्र 3 सहायताओं को प्रमुखता रूप से बताया गया था। कौन सी तीन सहायता थी सर? नंबर 1 है संपत्ति की हानि के 15,000 रुपए, वैवाहिक संबंधों की हानि के 40,000 रुपए और अंत्येष्टि व्यय के 15,000 रुपए। अब इसमें जो वैवाहिक संबंधों की हानि में सिर्फ पत्नी को शामिल किया गया था, लेकिन बच्चे भी हैं, उनके माता पिता भी हैं। क्या ये सहचार्य की हानि, उनके बिछड़ने की हानि के हकदार
नहीं होंगे क्या? ये मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे? तो इसीलिए मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी 2018 का जजमेंट लाया गया और इसी जजमेंट में जो मात्र पत्नी को 40,000 रुपए का अधिकारी बताया गया था, उसको बढ़ाकर उसकी विस्तार से व्याख्या करते हुए इसमें पत्नी के अलावा बच्चे और माता पिता आदि को भी शामिल कर लिया गया। अब साथ ही इसमें यह भी बताया गया था कि हर 3 साल में 10% की वृद्धि होगी। अभी वर्तमान में 2026 चल रहा है, 9 साल पूरे होने में 4 महीने घट रहे हैं, लेकिन 2 6 साल तो हो चुके हैं, 3 3 साल मिलाकर, तो 20% की वृद्धि तो हम जोड़कर उसमें मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब मैं आपको आगे की जानकारी इन जजमेंट्स की आपको दूंगा जो हमारे वीडियो के टाइटल से संबंधित हैं। आइए सर, लेट्स गो। सबसे पहले सर हम देखेंगे गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम रमन भाई प्रभात भाई 1987 3 SCC 234। इस ऐतिहासिक मामले में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की संरचना होती है और विधिक प्रतिनिधि शब्द का दायरा बहुत व्यापक है, सीमित नहीं है, व्यापक है। यदि बच्चों के पिता मतलब मृतक के भाई की मृत्यु पहले हो चुकी है तो प्रतिनिधि के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अनुसार वे पांचों बच्चे अपने चाचा की विधिक श्रृंखला में स्वतः शामिल हो जाते हैं। ये एक मैंने उदाहरण लिया है सर, काल्पनिक, कि यदि एक परिवार में भाई है और उनके भाई के 5 बच्चों की मृत्यु, मतलब उनके भाई की मृत्यु हो जाती है और उनके 5 बच्चे हैं, तो क्या वो मुआवजे में अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होंगे? ये एक काल्पनिक उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए लिया है और उसी से संबंधित जो है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साटेश लेकर आपके लिए आया हूं। तो इसमें जो मुख्य रूप से बताया गया है, ये जो है कि विधिक प्रतिनिधि का दायरा बहुत व्यापक होता है, ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया। अब हम इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये मान सकते हैं कि जो भी उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि भतीजे चाचा के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो भी आश्रितों के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि पत्नी भी आश्रित है, बच्चे भी आश्रित हैं, माता पिता भी आश्रित हैं, तो ये भी तो आश्रित हैं। लेकिन सिर्फ ड्राफ्टिंग में लिख देने से ही काम नहीं चलेगा, इसे हमें साबित भी करना होगा। वो भी मैंने आगे लिखा हुआ है डिजिटल ई बुक में, आपको आगे जानकारी दूंगा। पहले हम आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या उन्हें पूरा क्लेम मिलेगा? इसका सीधा उत्तर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम वीरेंद्र सिंह 2021 के मामले में और हाल ही का जो एक जजमेंट है एन जयश्री बनाम चोल मंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2021 के मामले में दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया कि आश्रित और विधिक प्रतिनिधि के अधिकारों का मूल्यांकन केवल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रथम श्रेणी के वारिसों तक सीमित रखकर नहीं किया जा सकता, ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। यदि यह सिद्ध हो जाता है कि विधिक प्रतिनिधि मृतक पर आर्थिक रूप से आश्रित थे, डिपेंडेंट थे, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था कि चाचा ही के ऊपर आश्रित थे उनके सारे भतीजी भतीजी पांचों, तो यदि आश्रित थे तो वो लॉस ऑफ डिपेंडेंसी, कमाई के नुकसान का मुख्य मुआवजा पाने के पूर्ण अधिकारी हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं कि इस विशेष मामले में कोर्ट से कुल क्या क्या मुआवजा मिल सकता है। भाई क्या क्या मुआवजा इसमें लिया जा सकता है? नंबर 1 है कमाई के नुकसान की गणना को हम देख लेते हैं। यह दावे की सबसे बड़ी रकम होती है, क्योंकि इस परिवार में 5 अनाथ बच्चे, जो हमने एक काल्पनिक उदाहरण तैयार किया है, 2 वृद्ध दादा दादी, कुल 7 आश्रित हैं। इसलिए सरला वर्मा 2000 के तय सिद्धांतों के अनुसार मृतक की आय में से व्यक्तिगत खर्च के लिए केवल 1/5 हिस्सा 20% काटा जाएगा। बाकी 80% आय का नुकसान इस बच्चों और बुजुर्ग के भरण पोषण के लिए तय किया जाएगा, जो उसे उम्र के मल्टीप्लायर से गुणा करके दिया जाएगा। दूसरा है सर संवर्धित सहचार्य, सिबलिंग कंस्ट्रम। मगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 2018 के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे को 48,000 के मान से कुल 2,40,000 रुपए का विशेष सहचार्य लाभ मिलेगा। तीसरा है पैतृक संपत्ति का नुकसान, लॉस ऑफ इस्टेट। प्रणय सेठी 2017 के अनुसार 18,000 रुपए। अंत्येष्टि व्यय, अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए 18,000 रुपए। प्रणय सेठी में 15,000 रुपए दिए हुए, लेकिन हमने इसमें 20% वृद्धि के साथ इसमें लिखा। आप ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि 9 साल पूरे होने में 4 महीने बचे हैं, हमने 3 साल 2 6 साल के हिसाब से जोड़ के लिखा हुआ। चिकित्सा व्यय, यदि मृत्यु से पूर्व अस्पताल में इलाज चला तो सारे वास्तविक बिल। तो ये 5 पॉइंट हो गए। अभी हमें ध्यान रखना है कि केवल ड्राफ्टिंग लिख देने से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना होगा? ट्रिब्यूनल के सामने तीन चीजें हमें पुख्ता सबूतों के साथ साबित करना होगी। ये पुख्ता सबूत क्या होंगे? जिसमें नंबर 1 है
बच्चों के स्वर्गीय पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, ताकि यह साफ हो सके कि उनके पिता जीवित नहीं है। आप यदि कोर्ट में जज साहब के समक्ष खड़े होते हैं, मौखिक रूप से कहते हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वो नहीं माना जाएगा जब तक आप डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट में रिकॉर्ड में रूम में आवेदन के साथ पेश करेंगे और उसको बयान में आपको एग्जिबिट भी कराना होगा, तब ये माना जाएगा कि हाँ इनकी मृत्यु हो गई है। नंबर दूसरा पॉइंट है हमारा, दादा दादी की वृद्धावस्था और बच्चों के स्कूल की फीस की रसीदें। दादा दादी की वृद्धावस्था कैसे साबित होगी सर? उनका जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड आपको पेश करके उनकी उम्र साबित करना होगी कि 80 साल के, 85 साल के हो चुके हैं। यदि वो बीमार हैं तो उनका बीमारी में जो बीमारी है उसके डॉक्टर के बिल, पर्चे, और कोई बीमारी गंभीर है उसका कोई सर्टिफिकेट है वो आपको पेश करना होगा। नंबर तीसरी चीज है बच्चों के स्कूल की फीस की रसीदें या राशन कार्ड, जिससे साबित हो कि इस पूरे संयुक्त परिवार का खर्च अकेले मृतक चाचा ही उठा रहे थे। अब भाई पिता, भाई उनकी भाई की मृत्यु हो गई, उनका भी मृत्यु सर्टिफिकेट आपने पेश कर दिया। अब बच्चे हैं, जाहिर सी बात है यदि बच्चों की उम्र 5 साल है, 8 साल है, 10 साल है, 12 साल है, तो जाहिर सी बात है वो स्कूल में जा रहे हैं। आपने पिता का डेथ सर्टिफिकेट उनका न्यायालय के समक्ष आ चुका। अब इनकी फीस कौन भर रहा है, इनका खर्चा कौन उठा रहा? वो उनके चाचा ही तो उठा रहे हैं। तो ये साबित करने के लिए बड़ा जरूरी है, बयान में भी ये दस्तावेज आपको सर एग्जिबिट कराना होंगे प्रदर्श मुख्य परीक्षण में ही, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके, आप उसको साबित कर सकें। क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ सर आप ही के ऊपर होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में भी आप देख लें, धारा 101 से लेके 105 तक, कि जो वादी कोर्ट में दावा लेकर आता है तो ये जिम्मेदारी साबित करने की उसी के ऊपर होती है। यदि विपक्षी कोई उसको अगेंस्ट में दावा करता है तो उसकी जिम्मेदारी साबित करने की विपक्षी की होगी। मतलब ये बर्डन ऑफ प्रूफ बदलता रहता, लेकिन प्राइमा फेसी जिम्मेदारी जो दावा पेश करता है उसी की होती है। अब इसमें ये आपने सभी चीजें पेश करके सर आपको पुख्ता रूप से साबित करना होगा, और इसके अलावा भी आपको पास में जो उचित दस्तावेज हो, जरूरी नहीं है कि मैंने ये बताया, इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। यह हर केस की कंडीशन और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग निर्भर करता है, तो आप उसको भी पेश करके रिकॉर्ड में साबित कर दें। टोटल मिला के हमें यह साबित करना है, किसी भी रूप से आप देख लें कि आश्रित उन्हीं पर थे मृतक पर। इसको साबित करने के लिए जो जो इसके अलावा आपके मामले में जरूरी होता है उनको भी आप कोर्ट में पेश करें, ताकि आपके केस में पुख्तगी और मजबूती हो और आप उनकी डिपेंडेंसी साबित करके उनका भी मुआवजा कोर्ट से प्राप्त कर सकें। इसमें जो निष्कर्ष निकल के आता है कि मोटरयान अधिनियम एक लोक कल्याणकारी कानून है। मतलब इसको एक वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में देखा जाता है, और इसका उद्देश्य जस्ट कंपनसेशन देना है, किसी को सजा देना इसका मकसद नहीं है सर। हाँ, इसमें देखते हैं कि आश्रित होना डिपेंडेंसी साबित कर देते हैं आप कोर्ट में, तो कोर्ट बीमा कंपनी की तकनीकी आपत्तियों को खारिज करते हुए इन पांचों बच्चों को मुख्य गणना सहित पूरा मुआवजा देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाएंगे। इस विषय में जुड़े ड्राफ्टिंग फॉर्मेट और केस की ला की विस्तृत समरी के लिए आप हमारी ई बुक नीचे दिए गए लिंक पर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये सर एक काल्पनिक उदाहरण तैयार किया था आपको समझाने के लिए, साइटेशंस मैंने उससे रिलेटेड इकट्ठा की और आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। मैंने जो आपको जानकारी दी सब कुछ यही नहीं है कि मैंने जो बता दिया तो बस यही हो गया, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये मेरी कोशिश है, ये मेरा एक प्रयास है कि यदि इस प्रकार का मामला बनता है तो क्या वो भतीजे भतीजी चुपचाप बैठे देखते रहेंगे, या उन्हें भी क्लेम याचिका में शामिल किया जाएगा? अब यदि आप क्लेम याचिका में उन्हें शामिल करते हैं तो आपके पास आधार क्या होगा, क्योंकि बीमा कंपनी तो आपत्ति लेने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई है। इधर गाड़ी मालिक और ड्राइवर के वकील साहब भी आपत्ति उसमें लेंगे कि ये उत्तराधिकारी नहीं है, कानूनी प्रतिनिधि नहीं है, ये उनके ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं है। तब हमारी तरफ से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं ये इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऑटो जजमेंट बड़े लैंडमार्क जजमेंट हैं, और इसमें जो बताया गया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताई गई है कि उत्तराधिकारी कौन होगा। क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या मुस्लिम उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो प्रथम श्रेणी के वारिस बताए गए मात्र वहीं तक होगा क्या? नो सर, बिल्कुल नहीं है। इसमें इसकी व्यापक परिभाषा कर दी गई है कि जो डिपेंडेंट हैं, जो आश्रित हैं मृतक के ऊपर, ये मुख्य फोकस सर इस बात पर होगा। धारा 166 की उपधारा ग में तो सर स्पष्ट लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता दूं। 166 में लिखा हुआ है कि प्रतिकर के लिए आवेदन कौन कर सकते हैं। तो नंबर का है कि उस व्यक्ति द्वारा जिसे क्षति हुई है, दूसरा है संपत्ति के स्वामी द्वारा, तीसरा है जब दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई है,
तब मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा। हमारा वीडियो मुख्यतः इसी टॉपिक पर आधारित है कि विधिक प्रतिनिधि में कौन कौन लोग आ सकते हैं। वो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स के हवाले से सर आपको बता दिया। जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची है उसके द्वारा अथवा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा अथवा मृतक के सभी या किसी विधिक प्रतिनिधि द्वारा एक्सीडेंट क्लेम याचिका कोर्ट में पेश की जा सकती है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। मैं आपको कुछ डिजिटल ई बुक से भी परिचित करा देता हूँ, उसके अध्यायों से भी परिचित करा देता हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि उसमें क्या क्या और अतिरिक्त जानकारी लिखी हुई है। जो मैंने आपको जानकारी दी ये सब तो इसमें मौजूद है ही, इसके अलावा भी बहुत कुछ मौजूद है मोटर यान अधिनियम से संबंधित, वो भी मैं आपको परिचित करा देता हूँ। वीडियो का टाइटल सर मैंने यही रखा है, जो ई बुक का टाइटल है, चाचा की एक्सीडेंट में मृत्यु, क्या भतीजी को मिलेगा पूरा क्लेम, सेक्शन 166 मोटर व्हीकल एक्ट। उसके बाद सर इसमें डिस्क्लेमर भी है, प्रस्तावना भी है। मैं आपको अध्याय बता देता हूँ। इसमें इसमें 14 अध्याय तक एक लगाए 217 धाराओं के बारे में मैंने जानकारी दी है, 15 अध्याय तक। चूंकि मोटर यान अधिनियम संपूर्ण भारत पर लागू है और इसमें एक लगाए 217 धाराएं हैं। और ये जो है कि इसके बाद जो 16वां अध्याय है सर, इससे जो मैंने प्रारंभ किया, तो यहाँ से मैंने वीडियो बनाना प्रारंभ किया। ये जो अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ इसी टाइटल से वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, और उस वीडियो के नीचे उसकी डिजिटल ई बुक भी सर आपको मिल जाएगी। यदि आपका मामला इन टाइटलों से संबंधित है, आप इससे संबंधित कोई सर्च कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसी टाइटल को लिखकर आप सर्च करें तो वो वीडियो आपके समक्ष निकल कर आ जाएगा। मेरा बताने का मकसद यही है सर कि मेरा वीडियो जरूरी नहीं है कि कई हजार लोगों तक पहुंचे, 140 करोड़ लोगों तक पहुंचे, हो सकता है पहुंच भी जाए, लेकिन जिस व्यक्ति के पास पहुंचा है हो सकता है उसकी कोई और समस्या उसके मन में हो। तो वो मैं अध्याय इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ कि यदि वो आपकी प्रॉब्लम इसके अंदर है, इन अध्यायों के अंदर, और आपका सॉल्यूशन उसमें मौजूद आपको लगता है, तो आप वीडियो देख सकते हैं और डिजिटल ई बुक भी आप ले सकते हैं। अध्याय 16 है, धारा 1 क्या कहती है, जानिए यह कानून आप पर कहाँ लागू होगा। 17 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्या उद्देश्य हैं। 18 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है। 19 में ओला उबेर और दिव्यांगों की गाड़ियों के क्या है नियम। 20 में गाड़ी के आरसी एक्सिल वेट और आर्टिकुलेटेड व्हीकल क्या है। 21 में इन कागजों के बिना एक्सीडेंट क्लेम नहीं मिलेगा, गाड़ी मालिक खुद देगा करोड़ों का मुआवजा। अध्याय 22 में लाइसेंस फेक फिर भी गाड़ी मालिक सेफ, जानिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट। 23वां है एमबीए सेक्शन 150 न्यू रूल, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 150 क्या है। अध्याय 24 में एक्सीडेंट क्लेम गाइड 2026, बिना लाइसेंस या बिना इंश्योरेंस के क्लेम कैसे लें। 25वां अध्याय एक्सीडेंट क्लेम कोर्ट में बीमा कंपनी के 10 बड़े लीगल बचाव और उनके अचूक समाधान। 26 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्वर्ण सिंह 2004, पे एंड रिकवर का सिद्धांत क्या है। 27वां है परमिट रूट से अलग एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का नया नियम, के नागेंद्र 2025, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और अध्याय 28 जी अध्याय 1 में शामिल कर लिया गया है। एक्सीडेंट क्लेम का नया नियम क्या है, जानिए डार और फार। 29 में है सड़क दुर्घटना दावा कैसे करें, मुआवजा कैसे क्लेम करें, जानिए कानूनी धाराएं, सुप्रीम कोर्ट के नए नियम। अध्याय नंबर 30 के अंतर्गत है एक्सीडेंट क्लेम केस कहां फाइल करें, जानिए धारा 166, 66 की उपधारा 2 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इससे जुड़े हुए जजमेंट। अध्याय 31 में बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने पर कब अपराध नहीं होगा, जानिए धारा 192 की उपधारा 2 मोटर यान अधिनियम। 32वां अध्याय बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी की सजा पर अपील कैसे करें, सेक्शन 192 की उपधारा 3। 33 में बाइक पर 3 सवारी या गलत सीट तो कितना चालान। 34 में बाइक पर 3 या 4 सवारी होने पर भी मिलेगा पूरा क्लेम। 35 में एमएससीटी में कोर्ट में मुख्य परीक्षण कैसे कराएं। 36 में एमएससीटी कोर्ट में कंपनी की जिरा, बीमा कंपनी की जिरा को कैसे फेल करें। और 37वें में है एक्सीडेंट क्लेम कार मालिक दुर्घटना की क्रॉस एग्जामिनेशन को कैसे फेल करें। 38 में बीएनएसएस में एक्सीडेंट की पुलिस थाने में एफआईआर कैसे लिखी जाती है। 39वें में एक्सीडेंट दुर्घटना की एफआईआर का प्रैक्टिकल उदाहरण जो मृतक और आहत की ओर से टाइप करके दिया जाता है थाने पर, उसकी ड्राफ्ट है। 40 में एक्सीडेंट क्लेम कार ट्रक मालिक व ड्राइवर की ओर से क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाएगा। 41 में बीमा कंपनी की तरफ से हमें सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके वकील आते हैं। हम वकालत की प्रैक्टिस करते हैं तो हम या तो याचिका पेश करते हैं धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत, और या फिर हम ड्राइवर और गाड़ी मालिक की तरफ से वकील होकर नियुक्त आते हैं। वकीलों के समक्ष दो ही मामले आते हैं, बीमा कंपनी के उनके वकील पहले से नियुक्त होते हैं, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे फेल करें ये हमें सीखना जरूरी है, वो मैंने आपको बता दिया अध्याय बनाकर।
43वें में 41वें में एक्सीडेंट क्लेम में 50-50 लापरवाही का नियम बदला, एंथोनी बनाम गवर्नर। 42 में गलत गणना से बचें, सरला वर्मा एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य 15 अप्रैल 2009। और 43वां अध्याय एक्सीडेंट क्लेम का मुआवजा निकालने का सबसे सरल फार्मूला। तो ये अध्याय सर इन्हीं की विस्तृत सरल व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट्स के साथ मेरे द्वारा इस डिजिटल ई बुक में की गई है। और इसमें जो डिस्क्लेमर दी गई है सर, एक नोट से, ये एक पीडीएफ है, आप इसको ऑनलाइन की दुनिया में इसे डिजिटल ई बुक कहा जाता है, इसलिए मैं भी डिजिटल ई बुक कह देता हूँ। इसकी लिंक मेरे द्वारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। दो लिंक मौजूद हैं, वेबसाइट की और एक गूगल ई बुक पार्टनर की, जहां से आपको अच्छा लगे आप क्लिक करके इसको वहां से खरीद सकते हैं। और ये आपके मोबाइल पर ईमेल पर मैसेज आएगा, वहां पर डाउनलोड हो जाएगी। या यदि आपने वेबसाइट से खरीदी, यदि गूगल ई बुक पार्टनर से आप खरीदते हैं तो आपके मोबाइल में एक ऐप होता है, ये उसी पर डाउनलोड हो जाएगी। इसमें डिस्क्लेमर मैंने दे दी है सर, आप कोई भी कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से सलाह मशवरा जरूर करें, क्योंकि मेरे द्वारा ये जानकारी एजुकेशनल पर्पस के उद्देश्य से दी जाती है, ताकि यदि आपके समक्ष कोई गंभीर मुद्दा आए तो उसको हल करने की कोशिश की जा सके। ये कोशिश है सर, किसी को भी दावा नहीं है और ना ही किसी को पर्सनल सलाह है। आप, उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।